हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ एक और खास बात दोस्तों, हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, इर्रेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, पहले हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम समझेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू कौन है दोस्तों? इंटीजर है, क्यू नॉन जीरो है। ठीक है भाई, देखो, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं। है ना भाई? पी बाई क्यू के फॉर्म में जिन नंबर्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉन जीरो है ना भाई? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकने वाले नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 17/3 देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ना भाई? आप देखो 5/7, ये सब लोग कौन है? रैशनल नंबर्स है। परंतु जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √5, √2/7, पाई, ये सब लोग कौन है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब आप कहेंगे सर, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, वास्तव में ये जो नंबर्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। यानी कि जब इनका दशमलव निरूपण किया जाएगा तो ये अशांत होते हैं, यानी कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं। साथ ही साथ नॉन रिकरिंग, यानी कि इसमें जो नंबर्स है वो किसी निश्चित पैटर्न के मदद से या किसी निश्चित पैटर्न के रूप में रिपीट भी नहीं होते हैं, मतलब एकदम चलते जाते हैं। भाई मान लीजिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा डेसिमल नंबर हो, जैसे मान लो 1.753, एक बात की बात है ना भाई? अब मेरे को पता है कि ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जा रहा है, उसके बाद जाके रुक गया है। ठीक है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को मैं डेसिमल हटा करके, डेसिमल के बदले में 1 लिख करके और डेसिमल के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा करके मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना भाई, है कि नहीं? यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या जो नॉन टर्मिनेटिंग है परंतु रिकरिंग है, जैसे 1.3333 इस रूप में जो है, उसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कि कैसे। परंतु ऐसे जो जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं हो रहे हैं और रिपीटेड भी नहीं है, ऐसे को आप कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे? बताइए भला। कर ही नहीं पाएंगे। क्यों बताऊं? जो फिक्स है ना, दशमलव के बाद जैसे 3 स्थान तक जा रहा है, तो भाई अपन उसके बटे में चलो 1000 लिख दिए, पॉइंट के बदले में 1 और उसके बाद जितने अंक उतने जीरो। परंतु जो एकदम चलते जा रहा है उसमें पता कैसे चलेगा कि नीचे में 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं? पता ही नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये जो पाई है ना भाई? अब पाई का जब आप वैल्यू लिखेंगे 3.14, 3.141592, ऐसे करके बहुत चलते जाता है, कभी थमता नहीं है और इसका कोई पैटर्न भी निश्चित नहीं है। अब आप सोचेंगे सर, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करने के प्रयास में आप बोलेंगे सर इसका डेसिमल हटाइए और डेसिमल के बदले में आप यहाँ पे नीचे में 1 लगाइए और उसके बाद 0 लगाइए। तो पता कैसे चलेगा कितने 0 लगाने हैं? क्योंकि ऊपर उस चीज का अंत नहीं है ना, तो नीचे भी इस चीज का अंत नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ये फिक्स्ड पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सक रहा है। तो दोस्तों इसलिए ये इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, अब दोस्तों
इस क्वेश्चन की मदद से हम बहुत सरलता से ये समझ सकते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर क्यों है, अर्थात रूट टू एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। हम विरोध में मान लो कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। दोस्तों वैसे हमको क्या सिद्ध करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। परंतु हम मान लेते हैं सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, है ना भाई, सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं विरोध में कि ये एक रूट टू एक परिमेय संख्या है, हालांकि हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों अब भाई आपने इसको परिमेय संख्या माना है, इसको आपने रैशनल नंबर माना है, तब जरूर दो इंटीजर्स ए और बी का एग्जिस्टेंस यानी ए और बी का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि रूट टू को आप लिख सकते हो ए बाई बी के फॉर्म में, जहां जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। जीसीडी को ही हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये लाइन कैसे आई, तो देखो भाई हमने रूट टू को क्या माना, एक परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या कौन होती है, जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हो, जहां ए और बी का एचसीएफ 1 है, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। अब आप दोनों और स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर 4 और इधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखो ऐसे है ना भाई, उसी को हमने ए स्क्वायर इस तरफ लिख करके 2b स्क्वायर उधर लिख दिया। अब देखो ए स्क्वायर किस तरीके से लिखा जा रहा है, यहाँ पे 2 इंटू एनी अदर नंबर, यानी 2 इंटू कुछ कुछ के रूप में आपको बी स्क्वायर दिख रहे हैं, यानी ए स्क्वायर को आप लिख पा रहे हो 2 गुणित कुछ के रूप में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 यानी 2 जरूर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। अब आप कहेंगे सर ये लाइन समझ में नहीं आई। देखो दोस्तों एक प्रश्न है, क्या 18 2 से डिवाइड होता है, तो आप क्या 18 को लिख सकते हो क्या 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू एनी अदर इंटीजर के रूप में आप 18 को लिख सकते हो क्या, तो जवाब है हाँ, 2 इंटू 9 के रूप में हम 18 को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ 18 2 से डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह ए स्क्वायर को आप लिख पा रहे हो 2 इंटू कुछ के रूप में, और वो कुछ कोई इंटीजर है ना भाई। तो ए स्क्वायर को अगर आप लिख पा रहे हो 2 इंटू एनी अदर इंटीजर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। क्या 25 2 से डिवाइड होगा क्या, तो क्या 25 को आप 2 इंटू कुछ अदर इंटीजर लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। 2 में किस इंटीजर का गुणा करोगे 25 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कोई इंटीजर नहीं जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से 25 आ जाए, इसका मतलब ये है कि 25 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक, अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आपने ए स्क्वायर को 2 इंटू एनी अदर इंटीजर के रूप में पाया है, इसलिए आप ये आसानी से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। और कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी संख्या किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो निश्चित रूप से 2 डिवाइड करेगा ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब 2 डिवाइड कर रहे हैं ए को, इसका मतलब जरूर ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कुछ के रूप में, वही वाला कंसेप्ट। कोई भी संख्या अगर 2 इंटू कुछ के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि 2 उसको डिवाइड करेगा। 2 ए को डिवाइड करता है, इसलिए ए लिखा जा सकना चाहिए 2 इंटू कुछ, तो कुछ के रूप में हमने सी लिया है, फॉर सम इंटीजर सी, किसी पूर्णांक सी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों और हमने स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर हुआ, ये 4c स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है, हमने वहां पे रख दिया। 2 दोनों ओर से कैंसिल होगा, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर मिलेगा। अरे बी स्क्वायर फिर से आपको 2 इंटू समथिंग के रूप में दिख रहा है, 2 इंटू कुछ के रूप में दिख रहा है, और वो कुछ जो है वो इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि सी इंटीजर है इसलिए सी स्क्वायर भी क्या है, इंटीजर है। तो बी स्क्वायर आपको 2 इंटू एनी अदर इंटीजर है ना भाई, 2 इंटू सम इंटीजर के रूप में अगर आपको दिख रहा है, तो अवश्य ही 2 डिवाइड करना चाहिए बी स्क्वायर को, सीधी सी बात है। और 2 अगर डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा बी को भी। ठीक है, 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 1 दिया था कि 2 डिवाइड करता है ए को, और 2 डिवाइड करता है बी को, इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 दिया। तो 1 और 2 से क्या क्लियर है कि 2 ए को भी डिवाइड करता है, 2 बी को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है।
भैया लेकिन आप तो शुरुआत में बोल दिए थे कि ए और बी का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 1 है, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है आपको। ए और बी का कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है, आप देख लो। उसी को हमने लिखा कि ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है, आप देखो ना। 2 डिवाइड करता है ए को, 2 डिवाइड करता है बी को, यानी 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 दोनों का फैक्टर है, यानी 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, जो कि इस फैक्ट का, यानी कि जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर में आपने वही कहा था। तो ये वाली बात यहाँ पे विरोधित, यानी कि विरोध हुई प्रतीत हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन हमको मिल रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी, यानी हमारा मानना गलत था। हमने क्या माना था? हमने मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो यही मानना गलत था। इसका मतलब सही क्या है फिर? कि √2 एक इररेशनल नंबर है। और इस तरह से ये सवाल बनता है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से इसका प्रूफ हुआ है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेगा दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।